और आपके संघ के बारे में भी थोड़ा सा जानने समझने का मौका मिला, आपके संघर्षों के बारे में जानने समझने का। और यहाँ इस तरह का एक संस्थान है और बाकायदा आप लोग इस तरह से व्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं, ये तो पता भी नहीं, तो बहुत कुछ पता भी चला। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा जो काम चल रहा है इसको आगे बढ़ाना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस संवाद में जिन मुद्दों को आपने 3 मुद्दों को रेखांकित किया, उसमें जो एक और दूसरे नंबर पर है, वो दोनों मांगों के साथ हमारी संपूर्ण सहानुभूति है। और हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हमारे अपने घोषणा पत्र में और खासतौर पर जो इंडिया गठबंधन का अपना बन रहा है, लेकिन आज के दौर में आप समझते हैं कि घोषणा पत्र में लोगों की नज़र रहती है कि कुछ ठोस, जिसको लोग कहते हैं कि कोई गारंटी, तो ऐसे कुछ मुद्दे जैसे मान लीजिए महिलाओं के लिए हम 1000 रुपये महीने में देंगे या 200 रुपये बिजली फ्री देंगे, कुछ इस तरीके की घोषणा थोड़ा लोगों की भी डिमांड ज़्यादा रहती है और पार्टियों में भी थोड़ा ज़्यादा फोकस उस पर रहता है। बावजूद इसके अभी बात चल रही है, मेरे ख्याल से मैनिफेस्टो अभी संपूर्णता में वो तैयार नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन भी इसको गंभीरता से ले और हमारी पार्टी की ओर से जो और आने वाले दिन में जो भी हमारी स्थिति रहेगी, बिहार का चुनाव कैसा चुनाव होगा तो सब कुछ कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो भी हमारी स्थिति होगी हम तो अभी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार, ये बदलने वाला चुनाव है, सरकार बदलेगी और उस बदली हुई सरकार में चाहे हम भीतर से काम करें, बाहर से काम करें, या चाहे हमें अगर सरकार नहीं बन सके विपक्ष में भी रहना पड़े, हमारी जो भी विधायी ताकत होगी बिहार के अंदर और पूरे देश में, वो आपके लिए, आपके संघर्षों के लिए। तीसरा जो विषय आपने रखा है वो इस समय बिहार में सबसे गलत मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा भी अगर थोड़ा समय हो तो कुछ ऐसे विषय पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा जिसको आप कह सकते हैं कि आज के दौर में जरूरी कुछ राजनीतिक वैचारिक सवाल जो हमारे सामने है। जैसे अभी जो बिहार में SIR आया, तो हम तो कह रहे हैं कि ये संविधान में जो सबसे बुनियादी अधिकार हमें मिला है, गरीब से गरीब आदमी को भी एक वोट का अधिकार मिला है और संविधान से हर भारतीय का सबसे सीधा जुड़ाव उस अधिकार के जरिए बनता है, तो इसको छीनने की कोशिश है। लेकिन विडंबना है कि उसी संविधान का हवाला देकर इस पूरे अभियान को हमारे ऊपर थोप दिया। जो चुनाव आयोग है वो कह रहा है कि संविधान ने हमें ये ताकत दी है, संविधान ने हमारे ऊपर न सिर्फ हमको अधिकार दिया है बल्कि कर्तव्य सौंप दिया है कि हमें इस तरीके का SIR करना चाहिए। अब बिल्कुल आप देख लीजिए, तो संविधान के ही नाम पर, तो नाम लेने में हम लोग की संविधान की बात करेंगे और उधर जो संविधान की हत्या कर रहे हैं वो भी संविधान हत्या दिवस मनाते हैं 1975 के 25 जून को, 26 जून को इमरजेंसी को संविधान हत्या बता करके अब वो संविधान का भी चैंपियन बने हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भी देखिए, जब से भारत रत्न मिला है एक सम्मान तो दे दिया गया, लेकिन उनके विचारों की हर रोज हत्या की जा रही है, क्योंकि उनको एक प्रतीक बना दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर भी इस देश में, आप कह लीजिए तो दलितों के प्रतीक मान ली जाएंगे, और उसमें भी जो आजकल सब डिविजन की राजनीति चली है, तो महाराष्ट्र में चले जाइए तो शायद लोग कहेंगे कि महारों के प्रतीक, तो छोटा कर देने की कोशिश हो रही है। उनको एक छोटे दायरे में एक जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो देश में चल रहा है, ये एक तरह से कुछ मुद्दे तो इससे उठ जाते हैं सामने, लेकिन हम लगातार उसमें संकुचित होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। जो बड़े सवाल हैं, जो बड़े सामाजिक सवाल हैं, उन सवालों को हम लोग उठा नहीं पा रहे। आज के दौर में हम SIR पर बाद में आएंगे, हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को इस देश में और बड़े पैमाने पर स्थापित करना
और उस देश के एक बड़े राष्ट्र नायक के रूप में तो हमारी इस समय जो सबसे बड़ी कोशिश है कि बाबा साहब को महज एक दलित प्रतीक के रूप में, सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में, सिर्फ आरक्षण लाने वाले एक नेता के रूप में ये जो सीमित कर दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर इससे बहुत ज्यादा बड़ा उनका योगदान है। क्योंकि हम जब आज के दौर को देखते हैं कि जिस दौर में हमारे ऊपर फांसीवाद का हमला हो रहा है और वो बिल्कुल देश को पीछे ले जाने की कोशिश है। आज हमने सुना, अभी हो सकता है तो जगदीप धनखड़ अब तो लापता है, कहाँ है कहना मुश्किल है, लेकिन जो नए वाइस प्रेसिडेंट आने वाले हैं तो अभी फेसबुक में हमने देखा कि भाजपा की ओर से चर्चा है शेषाद्रीचारी के नाम। आप सोच लीजिए, आरएसएस के कट्टर प्रचारक, उस ऑर्गेनाइजर पत्रिका के संपादक, जिस ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने 1949 के 26 नवंबर जिस समय संविधान पारित हो रहा था देश में, उस समय बाकायदा संपादकीय लिख करके कह रहा है कि ये संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, ये भारत का संविधान हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर कोई भारतीयता नहीं है और ये तो पश्चिमी विचार को थोपा जा रहा है इस देश के अंदर, ये उदारवादी किस्म के विचार है, ये हमारे मिट्टी से पैदा हुए विचार नहीं है। तो उस संगठन के, उस पत्रिका के एक संपादक को हो सकता है आने वाले दिन में हमें एक उपराष्ट्रपति के बतौर राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर भी देखना पड़ता है। तो ये जो इतना बड़ा खतरा है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे साफ इस दौर के बारे में अगर चेतावनी किसी नेता ने दी थी तो बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने साफ कहा था कि ये देश कभी भी हिंदू राज बनेगा तो इस देश के लिए इससे बड़ी आफत कुछ हो नहीं सकती, बिल्कुल कुछ हो नहीं सकती। और ये बात तो किनके लिए कह रहे थे? ये बात तो मुस्लिम समाज के लिए नहीं कह रहे थे, ये बात तो सबसे पहले इस देश के दलित बहुजन के लिए कह रहे थे, वंचित समाज के लिए कह रहे थे कि आप इस बात को समझिए कि इनके हाथ में कभी उस तरह की सत्ता आएगी तो ये आपको जिस सदियों से जो व्यवस्था चली है, जो इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो बंधुवादी व्यवस्था है, जो पूरी तरह से मानवता के खिलाफ है, मानवता विरोधी एक व्यवस्था है, तो ऐसे लोगों के हाथ में अगर सत्ता चली आएगी तो वो आपके इतने सदियों के संघर्षों को, आपके इतने उपलब्धियों को, आप जितना आगे बढ़े हैं, आपको पूरे धक्का देकर के पीछे ले जाएंगे। तो आज इस खतरे का हम सामना कर रहे हैं और इस खतरे को सामना करने के लिए हमें लगता है कि बाबा साहब को बहुत इस दौर में समझना और ले चलना बहुत जरूरी है। तो हमारी एक नंबर की कोशिश है कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के एक महानायक के रूप में, एक आधुनिक भारत के एक विजनरी के रूप में, एक आजादी के आंदोलन के बड़े नायक के रूप में उनको स्थापित है। ये हमारा एक तरह से कह लीजिए इस समय वैचारिक काम हम लेकर चल रहे हैं। इस देश में नेहरू हैं, नेहरू की चर्चा है, हर रोज गाली भी दे रहे हैं, उनको एक प्रधानमंत्री के तौर पे मौका भी मिला था। गांधी जी को भी देखिए तो इस देश में सबसे पहले हत्या उनकी कर दी गई, लेकिन उनको भी कुल मिला करके एक धीरे धीरे एक छोटे दायरे में ही सीमित कर दिया गया। स्वच्छ भारत, उनका चश्मा, बस चश्मे तक ही उनको सीमित कर दिया गया। आप सरदार पटेल को देखिए तो उनको भी एक राष्ट्रीय नेता थे तो उनको एक पूर्वी जाति के नेता बना दिया गया। और बाबा साहब अम्बेडकर के भी इन लोगों का बस चलेगा तो बस इनको एक दलित नेता और दलित में भी एक सेक्शन के नेता के रूप में उनको स्थापित करेंगे। इस देश में आजादी के आंदोलन के बारे में एक ऐसी धारणा बना दी गई कि बाबा साहब अम्बेडकर का कोई नाम ही नहीं लगा आजादी के आंदोलन के नेता के रूप में। आजादी के आंदोलन के नेता के रूप में चर्चा होगी कि कौन कितने दिन जेल में रहे हैं, तो बाबा साहब तो जेल में नहीं रहे हैं, बाबा साहब ने तो बैठ करके संविधान लिखा, ये किया। तो हमें लगता है कि सबसे पहला काम हम लोग जो कर रहे हैं कि आजादी के आंदोलन को नए सिरे से परिभाषित करना। आजादी का आंदोलन का मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि आजादी कैसे मिलेगी, आजादी का आंदोलन का एक बड़ा मतलब ये भी था कि आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा, और वो आजादी
महज कोई सत्ता में हम अंग्रेजों को भगा करके एक राजनीतिक आजादी मिल जाए वो नहीं, हमें सामाजिक आजादी चाहिए, जिसके बारे में फूले ने कहा था कि गुलामगिरी है। इस सामाजिक गुलामी से हमें संपूर्ण सामाजिक मुक्ति चाहिए। इस सामाजिक मुक्ति के बगैर हमारा वो जो राजनीतिक आजादी है, बराबरी है, वो बिल्कुल अधूरी है और बहुत सतही है। इसलिए हमारी कोशिश है, हमने बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह दोनों को जोड़ करके हमारे छात्र नौजवान आज के जमाने में नारे दे रहे हैं कि नए भारत के वास्ते भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते। ये हमको कुछ कहना है, क्योंकि हमें लगता है कि दो ऐसे प्रतीक है हमारे आजादी के आंदोलन के दौर से जो लंबे समय तक इस देश के लिए बहुत प्रासंगिक रहेंगे और जो हमें भविष्य में रास्ता बताते रहेंगे, रास्ता दिखाते रहेंगे। क्योंकि अम्बेडकर को हम एक कभी भी सत्ता के प्रतीक के रूप में हमने नहीं देखा। हमेशा देखिए उनकी बात क्या थी, कभी भी सत्ता के साथ मिलकर के चलो संविधान बनाने का काम, लिखने का काम, संविधान में भी उन्होंने लिखा कहा कि हमने तो सोचा नहीं था कि हमको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाएगा। हम तो आए थे ये सोच करके कि हम अपने SC ST कम्युनिटी का, वंचित समाज का, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे ताकि उनके हितों की रक्षा सही ढंग से हम कर सकें। उनको जो संविधान लिखना था वो है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, जो SC ST फेडरेशन की ओर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबमिट किया गया था उनके द्वारा। तो बाकी जो संविधान बना वो तो एक तरीके से उस दौर में जो संभव था, जो शक्ति संतुलन था, उस हिसाब से जितना संभव था उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो संविधान तक खुद को रोके नहीं। संविधान बन गया, उसके बाद उनकी लड़ाई जारी रही, हिंदू कोड बिल को लेकर के लड़ाई जारी रही। उस कोड बिल को लेकर के अगर उनको जब लगा कि सरकार कहीं ढुलमुल है और शायद ये नहीं लागू होगा, इस्तीफा दे दिए। और अंत तक तो 1927 में जिस पानी सत्याग्रह से उन्होंने शुरुआत की और 56 में मरते दम तक जिस समय उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, उस धर्मांतरण के अधिकार का खुद इस्तेमाल करके, प्रयोग करके दिखा दिया इसके अंदर कि धर्म भी, आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म को लगातार उसी में अटके रहने की कोई मजबूरी आपकी नहीं है। ये आपकी आजादी है। धार्मिक आजादी की जब हम बात करते हैं उसमें धर्मांतरण की आजादी भी शामिल है और ये बाबा साहब ने अपने जीवन में खुद करके दिखाया है। तो एक संघर्ष के प्रति कभी भी समझौता नहीं किए इस व्यवस्था के साथ। वो सबसे ऐतिहासिक नारा दे करके गए हैं, जाति का उन्मूलन हो, खात्मा हो। और एक मामले में मैं मार्क्स को और बाबा साहब अम्बेडकर को बिल्कुल नजदीक पाता हूँ। बिल्कुल नजदीक कहाँ मैं पाता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि दलित अगर जाति प्रथा बनी रहेगी, आप लाख आरक्षण ले लीजिए, आप लाख उसके लिए लड़ते रहिए, आपको वहां मिल ही नहीं सकता। आपको उस समाज में जाकर के पूरा सम्मान मिलेगा और पूरा अधिकार मिलेगा जो समाज इस जाति व्यवस्था पर आधारित नहीं होगा। इस पूरी व्यवस्था को खत्म करके, इस पूरी व्यवस्था को खत्म करके तब दलित की मुक्ति है, इससे पहले नहीं, इससे पहले नहीं, इससे कम संघर्ष करके आप नहीं कर सकते हैं। और